हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, आज की करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एडवोकेट्स डे, अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अधिवक्ता दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है और अधिवक्ता दिवस जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम एडवोकेट उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सम्मानित करने के लिए, कमोमेरेट करने के लिए मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और ही वॉज ऑल्सो प्रथम अधिवक्ता। तो वो पहले हमारे देश के प्रथम वो एडवोकेट भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाद में चल करके वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो उनके जन्म दिवस को कमोमेरेट करने के लिए अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस पर क्वेश्चन भी आया है, 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो इन यूपी पीसीएस इसमें क्वेश्चन भी आया था कि अधिवक्ता दिवस किसके जन्म दिवस को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, लाइक किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑल दीज आर एडवोकेट। तो यू मे गेट कंफ्यूज कि सभी तो एडवोकेट है, किसका हो सकता है। तो जब तक आपको उसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड नहीं पता होगा तब तक यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो हमेशा जब ये दिवस आते हैं कि इस दिन ये दिवस, तो उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करें कि अच्छा ये बनाया तो जाता है आज के दिन, बट कुछ तो रीजन रहा होगा कि इसको आज के दिन मनाया जाता है या इसी डेट को क्यों मनाया जाता है। तो वही रीजन ये है कि इसकी हिस्ट्री यही है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो भारत के प्रथम अधिवक्ता भी रहे हैं और उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में इसे एवरी ईयर जो लॉयर्स कम्युनिटी है, एडवोकेट कम्युनिटी है, वो इसे अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक रूप से सेम सेक्स मैरिज का पंजीकरण कराया, वह यह कराने वाले विश्व में प्रथम देश बन गया? तो ऐसा हुआ है नेपाल में। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी देयर इज अ डिबेट और क्वेश्चनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दिया है और ये जो केस चल रहा था, दिस इज सुपीरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस था ये बेसिकली सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के लिए भारत में एक केस चला था। तो इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच की जो जजमेंट है उसमें मेजॉरिटी के जजमेंट ने इसको डिनाई कर दिया था और माइनॉरिटी ने कहा था कि नहीं, ये रिकॉग्नाइज होने चाहिए माइनॉरिटी जजमेंट में। तो हमेशा मेजॉरिटी जजमेंट माना जाता है। तो एज ऑफ नाउ, प्रेजेंटली इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज को एनफोर्सिएबल करा दें। फॉर इंस्टेंस कि अभी भी कोई लॉ ऐसा नहीं बना है जिसमें कि ये पर्टिकुलरली मेंशन हो कि सेम सेक्स मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो और ये लीगल मैरिजेस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लीगलाइज करने से मना कर दिया है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर है कि वो फैसले ले सकती है, गाइडलाइन जारी कर सकती है, जैसे कि पहले भी गाइडलाइन जारी की गई है, बट इस पे उन्होंने नहीं लिया है फैसला। लेकिन ऐसा नेपाल ने कर दिखाया है और नेपाल में पहली बार प्रथम ये ऐसी देश बन गया है कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज का पंजीकरण कराया गया है। तो ये जो है नेपाल कंट्री है, अपना पड़ोसी ही है, और यहाँ पर पहली बार सेम सेक्स मैरिज जो है इसका पंजीकरण हुआ है, यानी कि लीगली रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, लॉ वहां पर भी नहीं है बट लीगली रजिस्टर्ड हुई है। तो सेम सेक्स मैरिज पे अभी भी क्योंकि हॉटली डिबेटेड है तो इस पे अभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं और नेपाल के कंटेक्स्ट में और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि पार्लियामेंट में मेक अ लॉ, पार्लियामेंट मेक अ लॉ और वी विल इन्फोर्स। तो पार्लियामेंट अगर लॉ बना देती है तो हम इन्फोर्स कर देंगे। बट
क्वेश्चन इज दैट कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू जो पार्लियामेंट ने नहीं भी बनाए हैं लॉ, उनको भी उन्होंने अप्लाई करवा दिया था। जैसे कि इसमें मैं आपको केस बताऊंगी शाहबानो। तो शाहबानो के केस में मेंटेनेंस का जो केस था, वो केस था कि उस केस में शाहबानो के जो हस्बैंड थे उन्होंने उसको डिवोर्स करके छोड़ दिया था और वो मेंटेनेंस उसको नहीं दे रहे थे और उनके बच्चे भी थे। तो मेंटेनेंस ये अराउंड 1950s के अराउंड का केस है और इसका जजमेंट जो आया था वो 980s के आसपास आया था, 89 के, जब राजीव गांधी जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो जब मेंटेनेंस के लिए गाइडलाइन जारी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट को भी कहा था कि लॉ बनाइए मेंटेनेंस के लिए कि अगर कोई भी इन मुस्लिम कम्युनिटी अगर कोई किसी अपनी वाइफ को डिवोर्स करके छोड़ देता है तो उसको उस पीरियड तक के लिए उसको जीवन यापन करने के लिए हस्बैंड मेंटेनेंस देगा। तो जैसे ये इस तरह के केसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको लागू करवाया है, तो इस तरह के केसेस भी लागू हो सकते हैं और होप्स हो कि आगे चल के इस पे कोई फैसला आए, बड़ा फैसला आए सुप्रीम कोर्ट का। तो नेपाल में पहला देश ऐसा बन गया है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज जो है ये अलाउ करा दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन से देश हैं? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जो है, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग? कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन यापन करने की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो कितनी है। इट मीन्स कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां पे आपको जीवन यापन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, सिंपल टर्म्स में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में टॉप पर जो है सिंगापुर और ज्यूरिच आए। सिंगापुर और ज्यूरिच जो है ये टॉप पर आए हैं। इट मीन्स के दीज कंट्रीज आर वेरी एक्सपेंसिव टू लिव। यहाँ ये कंट्रीज जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है रहने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में ये टॉप पर आई है, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज्यादा खर्च आपको करना पड़ेगा। तो ये है। और अगर अपने देश की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें भारत की, तो भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा नहीं है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। हमारे यहाँ उतना एक्सपेंसिव नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, इफ यू टॉक अबाउट मुंबई और जो टॉप की हमारी सिटीज है चेन्नई, कोलकाता, तो ये सिटीज भी है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये मेजर करता है कि आपको वहां रहने के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है, तो ये वो मेजर करता है। तो इस पे सिंगापुर और ज्यूरिच जो है ये टॉप पर है। और इंडिया इज एन अफोर्डेबल कंट्री, ये सभी को पता है। अफोर्डेबल मीन्स यहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं और आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन उतना नहीं है जितना यूएस या अदर कंट्रीज में होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव कहाँ लॉन्च किया? तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव बेसिकली पहले तो होता क्या है? ग्रीन क्रेडिट का मतलब है कि आप जो भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचर में, ग्रीन क्रेडिट इज अ टर्म कि वो कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए वो क्रेडिट दिया जाता है अबाउट द कंट्रीज, फ्रॉम द कंट्रीज उसको उस क्रेडिट को देंगे। क्रेडिट इट्स अ काइंड ऑफ कि लोन टाइप, लाइक कि जो कंट्रीज हैं, बाकी कंट्रीज हैं, वो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के तहत जो है उस क्रेडिट इनिशिएटिव का पार्ट बनेंगी और उसमें जो भी उनको अलॉट होता है अमाउंट वो उसको अलॉट करेंगी। तो ये जो स्कीम है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, जो स्कीम है ये इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, और दुबई में मैंने बताया है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। दुबई में COP28 चल रहा है और यहाँ पर इन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नए सोलार सिस्टम की खोज की है? तो नासा की एक खोज चल रही थी कि क्या हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है?
मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। जैसे हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, तो हमारी गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सी है। तो और एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलार सिस्टम हो सकते हैं, मतलब सेवरल, उस नंबर ऑफ यू कैन से। तो मिल्की वे जो है, इसमें एक और सोलार सिस्टम की नासा ने खोज की है, और अभी ये हाल ही में खोज इन्होंने पब्लिश की है। तो क्वेश्चन इस पे आए तो नासा इज द एजेंसी जिसने अभी नए सोलार सिस्टम के, जिस तरह से हमारा सोलार सिस्टम है जिसमें सन है और 8 अदर प्लैनेट है, कुछ एक्सो प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, तो उसी तरह से कोई और भी एक सोलार सिस्टम है जिसकी इन्होंने खोज की है। नेक्स्ट है 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आरंभ हुआ? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये प्रतिवर्ष नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये काफी टाइम तक चलता है, कई दिनों तक चलता है। और इस पर क्वेश्चन भी आए हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 115 वर्ष पुराने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब ये जीएसआई क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इसका समझे कि किया क्या है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है बेसिकली हमारा पुरातात्विक जो है सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि ऐसी चीजों की खोज करता है जो कि अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है। तो अर्थ से रिलेटेड यानी कि अर्थ की क्रस्ट पे कुछ है, उसकी सॉइल, टेक्सचर, सब चीजें, तो ये उससे रिलेटेड खोज करता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी 115 वर्ष पुराना शार्क का जीवाश्म यानी कि शार्क फॉसिल जो है ये जैसलमेर से खोजा है, ये जैसलमेर से खोजा है। अब कैसे पता चलता है कि ये 115 साल पुराना है? तो एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली कार्बन डेटिंग सिस्टम जो होता है उससे हम ये मेजर करते हैं कि फॉसिल्स कितने साल पुराना है। और कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग बेसिकली कार्बन का कितना अमाउंट कम हो चुका है, कितना कार्बन का एक अमाउंट होता है जो कि प्रतिवर्ष कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो उस अमाउंट के हिसाब से वो डेट निकाली जाती है कि कार्बन का कितना अमाउंट इस पर्टिकुलर फॉसिल में से कम हो चुका है, और इसी को मेजर करके निकाला जाता है कि वो कितने साल पुराना है। तो जैसलमेर में खोजा गया है। अब जैसलमेर में शार्क कहाँ से आया? अब क्वेश्चन ये भी तो है, ये क्वेश्चन भी तो आना चाहिए कि जैसलमेर जैसा जो जगह है ये पार्ट ऑफ राजस्थान है। अब राजस्थान तो डेजर्ट है, डेजर्ट में कहाँ से आ गया शार्क? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी इंडिया की ज्योग्राफी है ये ऐसा सजेस्ट करती है कि वंस जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है इट वॉज अ पार्ट ऑफ सी, लाइक कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ सी, यहाँ पे सी था, वो बताया था कि टेथिस सी था यहाँ पर, जो जिससे हिमालयाज बने हैं वो उस टेथिस सी से बने हैं। तो यहाँ पर सी था, और उसी सी के जो सेडिमेंट्स है, उसी सी का जो सेडिमेंट है वो बचा हुआ है। सी लेवल नीचे चला गया, पानी नीचे चला गया, और जो लैंड है वो ऊपर आ गया, और उसी सी लेवल में से वो शार्क के जीवाश्म वो सब वहां पर ट्रैप्ड हो गए, ऐसा बताया जाता है। तो ये वंस इट वॉज अ पार्ट ऑफ, और सिर्फ शार्क का नहीं मिला है, राजस्थान में जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पर डायनासोर्स और बाकी भी जीवाश्म मिले हैं जो कि ओशन में रहने वाले हैं। वो लैंड एनिमल नहीं है, एक्वाटिक एनिमल है, और ओशन में बेसिकली रहने वाले उनके जीवाश्म मिले हैं। तो ये सीधा सीधा यही इंडिकेट करता है कि वंस इट वॉज अ पार्ट ऑफ सी, और फिर सी लेवल नीचे चला गया, ये लैंड ऊपर हो गया, और उसकी वजह से जो जीवाश्म है वो इसमें ट्रैप्ड हो गए। तो ये एक स्टोरी है, दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट है क्लासिक इंपीरियल लग्जरी शिप कहाँ, हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? तो
लग्जरी शिप जो है ये जो है केरला में लॉन्च किया गया है और इसका नाम याद रखना है क्लासिक इंपीरियल। तो क्लासिक इंपीरियल लग्जरी शिप जो है ये केरल में अभी लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया गया है? जो हमारे हाईवे मिनिस्टर है। कौन है? केंद्रीय हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है ये केरल में शुरू हुआ है और ये हमारे आयुर्वेदा जो है, जो भारतीय औषधि पद्धति है, ये उस पर आधारित है और ये केरल में शुरू हुआ है। तो इसी के साथ हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज है वो यहीं पर आज की जो है समाप्त होती है। और हम और कुछ नया करने की भी सोच रहे हैं, कुछ नई चीजें लाने की सोच रहे हैं कि हम क्लास में और बहुत सारी चीजें लाएं। तो डू कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इसकी जरूरत है, जो कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, आर्मी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो करंट अफेयर विल बी हेल्पफुल फॉर दोस्त। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay blessed.